So today we will study Newton's law of motion. So first of all, we will study dynamics. So what is dynamics? Before starting the chapter, I want to introduce with this term dynamics. Dynamics क्या होता है? Dynamics is that part of physics which describes the relationship between the motion of an object in our everyday world and the forces acting on them. दो चीज़ों के बीच में ये रिलेशनशिप बताता है हमें. वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? वन इज़ मोशन एंड सेकंड इज़ फोर्सेस. ठीक है, जो मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन और जो फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें एक टर्म बताती है. दैट टर्म इज़ डायनामिक्स. उसके बाद है डायनामिक्स की कोई लैंग्वेजेस होती हैं. टू लैंग्वेजेस हैं डायनामिक्स की. तो फर्स्ट लैंग्वेज में है फोर्स, सेकंड इज मास. सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इट इज़ द मेजर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. मीन सिंपली हम इसको बोलते हैं पुल और पुश. ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, चाहे वो दो ऑब्जेक्ट्स की पुलिंग हो रही है चाहे पुशिंग हो रही है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. और फोर्स जो है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. हमने सुना है कि देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज, वन इज़ वेक्टर एंड अनदर इज स्केलर. तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट है कि वाई इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी दो चीज़ें होती हैं. वन इज़ मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज़ डायरेक्शन. तो जो भी चीज़ की दोनों चीज़, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ कोई भी चीज़ पोजेस करे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. सो force possesses magnitude as well as direction. So it is vector quantity. Second is mass, the measure of how difficult is to change object's velocity. मास क्या होता है कि कितनी डिफ़िकल्टी से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, उसको मेज़र करना इज़ कॉल्ड मास. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो वेलोसिटी है वो कितनी डिफ़िकल्टी से चेंज करता है, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया इज़ कॉल्ड मास. नेक्स्ट इज़ मास एंड इनर्शिया. अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि मास और इनर्शिया क्या चीज़ है. सो फर्स्ट, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय अनबैलेंस्ड फोर्सेस इम्प्रेस्ड अपॉन इट. कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी उसी स्टेट में रहेगा, चाहे वो स्टेट उसकी रेस्ट वाली है चाहे वो स्टेट उसकी मोशन है. ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं होती. लाइक यहाँ पे बॉल्स पड़ी हुई हैं, अगर इन बॉल्स को हमने नहीं छिड़ा तो ये यहीं पे पड़ी रहेंगी. ठीक है, बट अगर हमने यहाँ पे इनको अनबैलेंस फोर्स प्रोवाइड की, चाहे हमने इसको किक किया चाहे हमने इसको अपने हैंड के साथ पुश किया, तो ये क्या होगी? रेस्ट टू मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, सेकेंड है इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसमें मोशन आ रहा है, जो उसका मोशन चेंज हो रहा है, क्या वो उसको रेजिस्ट कर सकता है? क्या वो उस चीज़ में ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करेगा? अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आने के कैपेबल है, अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ सकता है. सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया. थर्ड इज मास. मास क्या होता है? मास इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इनर्शिया. कितना किसी बॉडी में इनर्शिया का अमाउंट लग रहा है उसको मेजर करना इज कॉल्ड मास. फोर्थ, मास इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स वेलोसिटी. मास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ रही है. ठीक है, उसमें कोई ना कोई रुकावट आ रही है, उसको मेजर करना इज ऑल्सो मास. मास इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मास जो है वो ऑब्जेक्ट का क्या होता है? बदलता रहता है. मीन्स इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें या एसआई यूनिट की बात करें, तो मास की जो एसआई यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम, विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज केजी. So this is about mass and inertia. Next है कि basically an object will keep doing what it was doing unless
acted on by an unbalanced force. So next is, what does this means? इसका जो मतलब है वो क्या है? बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक अपनी पोजीशन में रहता है जब तक उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, ठीक है. तो बेसिकली एन ऑब्जेक्ट विल कीप डूइंग व्हाट इट वाज डूइंग अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स. जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे वो तब तक उसी पोजीशन में रहता है. इफ इट वाज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इट विल कीप मूविंग. अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो लगातार चलता रहेगा. तो इसमें क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पे स्टिल सिटिंग है, ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन में ही रहेगा. दैट पोजीशन इज नोन एज स्टेशनरी. स्टेशनरी जो एक चीज़ फिक्स होती है, ठीक है, तो उस पर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही, तो इट मीन्स वो क्या है, स्टेशनरी है. वो अपनी एक पोजीशन जो एज सच मेंटेन रखेगा. और अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो मूव ही करता रहेगा अगर हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते उसको रोकने के लिए. इट टेक्स फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ये है कि हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करना है तो उस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी. नेक्स्ट एक ओवरव्यू है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का. वो ओवरव्यू क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3 लॉज हैं. फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन एंड एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन में ही रहेगा, ठीक है, या फिर रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रही. सो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मीन्स जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ. एंड थर्ड लॉ इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा, एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होगा. So these are the overviews of Newton's law of motion. Now we will study these laws in detail with the help of some examples. So first है Newton's first law. The Newton's first law we have explained already that an object at rest tends to stay at rest and an object in motion tends to stay in motion unless acted upon by an unbalanced force. कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट और मोशन में रहेगा जब तक उसको कोई बाहर से फोर्स प्रोवाइड नहीं हो रही, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोवाइड नहीं हो रही, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को लीव नहीं करेगा. नाउ जस्टिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0. जब सारी जो फोर्सेस हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं वो फोर्सेस जब बैलेंस्ड है तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 2 कंडीशंस है. एक तो कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, सो सेकंड इज ऑब्जेक्ट इन मोशन. एक तो है ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है, दूसरा है ऑब्जेक्ट जब मोशन में है. जब तो रेस्ट पे है तो v इक्वल टू 0, वेलोसिटी उसकी 0 और एक्सेलरेशन भी उसका 0. जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो उसकी वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं रहेगी, तो एक्सेलरेशन उस केस में क्या हो जाएगा, 0. सो द नेट फोर्स इज डिफाइंड एज the vector sum of all the external forces exerted on the object. If the net force is 0, forces are balanced. When forces are balanced, the object can be stationary or move with constant velocity. तो इसमें क्या कहा है कि जो नेट फोर्स होती है वो क्या होती है, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम. अगर हमने नेट फोर्स निकालनी है, ओवरऑल फोर्स निकालनी है, तो वो किसके इक्वल होगी, जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम. ठीक है, तो अगर ये नेट फोर्स ही 0 हो गई तो सारी फोर्सेस क्या होगी, इट मीन्स बैलेंस. और जब फोर्सेस बैलेंस होगी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो स्टेशनरी हो सकता है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है. सो दिस इज जस्टिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. सो नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं.
ठीक है। इसका मतलब समझाएंगे कि इतने टाइम से हम आपको समझा रहे हैं कि सराउंडिंग से अनबैलेंस्ड फोर्स लगे, तो व्हाट इज़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स, ये अनबैलेंस्ड फोर्स होती क्या है। तो ये जो फोर्सेस होती हैं, मान लो हमारे पास एक बुक है, ठीक है, वो बुक किसी टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो उसमें क्या हो रहा है, दो फोर्सेस लग रही हैं बुक पे। यू कैन सी कि ये फिजिक्स की बुक पड़ी है टेबल के ऊपर, ठीक है। तो एक फोर्स इसको ऊपर से लग रही है और एक फोर्स इसको नीचे से प्रोवाइड हो रही है। तो जो फोर्स ऊपर से इसको लग रही है वो क्या कर रही है, इसको पुश कर रही है। ये कौन लगा रहा है, टेबल। द टेबल पुशेस अपवर्ड ऑन द बुक, टेबल बुक को अपवर्ड पुश कर रहा है, और ग्रेविटी क्या कर रही है, बुक को डाउनवर्ड पुल कर रही है। तो इस केस में क्या है, जो फोर्सेस हैं इस ऑब्जेक्ट पे, टू फोर्सेस हमें दिख रही हैं, ये फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। सो बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर सेड टू बी बैलेंस्ड, कि दोनों फोर्सेस अब क्या होगी, बैलेंस होगी। और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मींस जब कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रही हैं और वो फोर्सेस बैलेंस हो गई, तो उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी उसके मोशन में चेंज नहीं आएगा। और अगर इफ़ दे आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, अगर ये फोर्सेस इक्वल और अपोजिट ना हो, तो ये फोर्सेस क्या हो जाएंगी, अनबैलेंस्ड। और ऐसे केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इस बुक को मैं अपने हैंड के साथ इधर से पुश करूं, तो ये बुक क्या हो जाएगी, पुश होके अपनी एक डिस्टेंस कवर करेगी, यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो क्या ये हुआ, क्या यहाँ से तो इक्वल फोर्सेस लग रही थी, ऑपोजिट लग रही थी, कैंसिल कर रही थी एक दूसरे को, बट एक तीसरी फोर्स आई जिसने इस बुक को क्या कर दिया, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस केस में अब क्या होगी, अनबैलेंस फोर्स प्रोवाइड होगी। वो फोर्स कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, वो अनबैलेंस हो गई, जिससे क्या हो गया, बुक की जो स्टेट है वो रेस्ट टू मोशन में कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज अबाउट द अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट है कुछ और एग्जाम्पल्स आई विल डिस्कस विद यू। दीज आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम अवर रियल लाइफ। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक ये बॉल है, ठीक है, ये रेस्ट में है। तो अब इसको अगर हमने रेस्ट टू मोशन में लेके आना है, तो व्हाट वी विल डू, हम इस पे अनबैलेंस फोर्स प्रोवाइड करेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स किस फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, इसको किक मार के, ठीक है। इफ वी किक द बॉल, तो ये अपनी जो स्टेट है उसको क्या करेगी, चेंज करेगी, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल फ्रॉम आवर रियल लाइफ। सेकंड, ये टू टीम्स हैं, दीज टू टीम्स आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर। ये दोनों जो टीम्स हैं टग ऑफ वॉर प्ले कर रही हैं। दोनों टीम्स अब क्या कर रही हैं, इक्वल फोर्स लगा रही हैं रोप के ऊपर, इक्वल एंड ऑपोजिट। अब अगर हम इस टीम की बात करें तो इसकी फोर्स जो है वो इस तरफ पीछे को इधर लग रही है। अगर हम इस टीम की बात करें तो इसकी फोर्स इस साइड को लग रही है। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो ये ऑपोजिट होगी और इक्वल होगी, और जो कि इसको क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं, ठीक है। मीन्स बैलेंस फोर्स बन गई। अब ये इक्वल एंड ऑपोजिट बैलेंस होगी, जिसकी वजह से रोप में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो बैलेंस फोर्स है, इसकी वजह से कोई मोशन उसका चेंज नहीं होगा। बट अगर एक टीम ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दी, तो क्या होगा, उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। वन टीम विनर हो जाएगी, क्योंकि एक टीम ने ज़्यादा फोर्स लगा के उसकी जो स्टेट थी वो चेंज कर दी, ठीक है। मतलब अब जो बैलेंस हो रही थी फोर्स, वो उस केस में क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स का, जिसको हमने एक्सप्लेन किया रियल लाइफ की एग्जाम्पल्स के साथ। सो नेक्स्ट है इनर्शिया। अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे। इनर्शिया के बारे में मैंने आपको बताया पहले कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी या प्रॉपर्टी कि वो अपना जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसको रेजिस्ट कर सकता है, कि अगर वो चेंज आया तो वो चेंज करने के लिए एबल हो सकता है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव इनर्शिया। जो फर्स्ट लॉ है उसमें क्या कहा है कि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं सब में क्या होता है, इनर्शिया होता है।
बट डिफरेंस कहाँ पे होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है और किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होता है, ठीक है। तो द मोर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ मोर इनर्शिया एंड इट हैज़ हार्डर इट इज़ टू चेंज इट्स मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें उसका मोशन चेंज करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। बट द थिंग इज़ दैट कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या होता है, इनर्शिया होता है। सो दैट्स वाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट है, इफ ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड टू स्टे इन मोशन, वाई डू नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट कीप मूविंग फॉर एवर। हमने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, पर जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, मान लो एक बॉल है, हमने उसको किक किया, वो मूव करने लग गई, पर वो हमेशा के लिए मूव क्यों नहीं करती। एक टाइम आता है, एक सिचुएशन आती है जब वो उसकी मूवमेंट रुक जाती है। वाई दिस इज, ऐसा क्यों है। तो इसका हमारे पास आंसर है। वो आंसर ये है कि थिंग्स डू नॉट कीप मूविंग फॉर एवर बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। क्योंकि ऐसा है कि उनमें कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स है जो हमेशा उन पे एक्ट करती रहती है। अब वो फोर्स कौन सी है, मेरे पास यहाँ पे टू फोर्सेस हैं, एक तो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कुछ चीज़ें हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप होती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से चेंज होती हैं, मतलब अपनी स्टेट को चेंज कर लेती हैं। अब इसकी कौन सी एग्जांपल है, मान लो एक बुक है, वो टेबल से स्लाइड हो गई और नीचे आके गिर गई, ठीक है, तो वह स्लो डाउन हो गई और स्टॉप भी हो गई। हमने तो उसको पुश किया, बट एक चीज़ ऐसी आई जिसकी वजह से वो उसकी जो स्टॉपिंग कंडीशन में आ गई, वो रुक गई। ऐसा किसने किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने, क्योंकि टेबल उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा पुश किया, वो जितना पुश करना था हो गया और एक स्टेट आई जहाँ पे जाके वो रुक गई ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और अगर हम किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो नीचे वापस जब आती है स्लो डाउन हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो उसको क्या करती है, नीचे वापस ले आती है, जिसकी वजह से बॉल की जो मूवमेंट है वो रुक जाती है, ठीक है। सो दीज आर टू फोर्सेस विच आर हेल्पफुल टू स्टॉप द थिंग्स। आफ्टर दैट हम बात यहाँ पे करेंगे एक रॉकेट की। आउटर स्पेस में अगर हम देखें तो एक रॉकेट शिप है जिसको एक सर्टन स्पीड और डायरेक्शन के साथ नीचे से लॉन्च किया, ठीक है, ग्रेविटी से हमने उसको लॉन्च किया और कोई सोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी था साथ में, जिसकी वजह से हमने रॉकेट को लॉन्च कर दिया सर्टन स्पीड और डायरेक्शन से। बट वो रॉकेट क्या करता है, अब स्पेस में उसको कोई अनबैलेंस फोर्स तो प्रोवाइड हो नहीं रही, तो वो उसी डायरेक्शन और उसी स्पीड में स्पेस में मूव करता रहेगा जो उसको हमने ग्रेविटी से प्रोवाइड की थी, बिकॉज देयर इज नो एनी अनबैलेंस्ड फोर्स टू स्टॉप द रॉकेट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम एक्सप्लेन करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ का हमने जब ओवरव्यू किया था उसमें आपको बताया था कि F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, कि फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इंटू एक्सलरेशन के। तो एक्सलरेशन यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग स्पीड। एक मेजरमेंट है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड कितनी जल्दी चेंज करता है, दैट इज एक्सलरेशन। तो F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन। उसके बाद हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करनी है विच इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ, कि एक स्पीड बोट है, वो पुल करती है 55 kg वाटर स्कायर को। फोर्स जो है वो कॉज करेगी स्कायर को एक्सलरेट, मतलब वही फोर्स रीज़न है उसका कि स्कायर एक्सलरेट करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड के साथ। कैलकुलेट द नेट फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सलरेशन। हमने क्या निकालनी है, नेट फोर्स निकालनी है। अब आप सबको फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर स्कायर कितना है, 55 kg, एक्सलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली F इज इक्वल्स टू ma। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास कितना है 55 kg और एक्सलरेशन कितना है 2। सो 55 इंटू 2 is equals to 110 kg
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी लिखेंगे, क्योंकि फोर्स जो है उसकी यूनिट हमने क्या यूज़ करनी है यहाँ पे, न्यूटन। सो ये आ गया हमारे न्यूमेरिकल का आंसर। तो इसी तरह से आपको जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे बेस्ड ऑन फोर्स, यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला अगर आपको मास और एक्सेलरेशन दिए होंगे। सो नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के साथ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है? एफ जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी स्मॉल एम capital M upon r square. Here capital G is gravitational constant, capital M is mass of the earth, small m is mass of an object, capital R is radius of the earth. So this is the formula of Newton's law of universal gravitation. ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। Now we will find out the value of small g. द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है जो, और ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास है जो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल नियर होता है, उसको हम कहते हैं वेट, ठीक है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, तो उसको हम कहते हैं उसका वेट। तो इस केस में W किसके इक्वल आएगा? एम जी के। यहाँ पे जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी जो है वो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो अभी हमने किया था, वहाँ से हमने स्मॉल जी को फाउंड किया। और जो वेट है, वेट की जो यूनिट होती है दैट इज़ ऑफ एन, उसको भी हमने एन में लिखना होता है। तो हमने अभी ये फॉर्मूला किया था, और इसको हमने क्या कहा कि जितना भी एफ जी है दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। तो मीन्स W इक्वल टू, सेकेंड हमने कहा कि W इज इक्वल्स टू एम जी, मीन्स W इज इक्वल्स टू एफ जी दैट इज इक्वल्स टू एम जी। आफ्टर दैट G इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, अगर हम G की सब्स्टिट्यूट करेंगे, M की करेंगे, R की करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू that is 9.8 meter per second square. So you have to remember this value always, small g is equals to 9.8 meter per second square. उसके बाद है कि जो weight है that also depends upon the location. weight किस पे डिपेंड करेगा? लोकेशन के ऊपर, कि आपकी जो लोकेशन है वो अर्थ के नियर बाय है। अगर तो अर्थ के नियर बाय है then you will calculate the weight of any object. next है what does F is equals to ma means? F is equals to ma का मतलब क्या है? एक तो इसमें ये होगा कि फोर्स जो है that is directly proportional to mass and acceleration, कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? मास और एक्सेलरेशन के। तो हमने कोई भी बॉल इमेजिन करनी है जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करेगी, तो इस बॉल की कुछ ना कुछ फोर्स यानी सर्टन फोर्स ज़रूर आएगी, ठीक है। तो हम एक इमेजिन करके चलते हैं कि हमने एक बॉल को डबल बनाना है, उसका जो एक्चुअल साइज़ था उससे डबल करना है, बट हम उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे जो F इज़ इक्वल्स टू एम ए है वो क्या कहता है कि ये जो न्यू बॉल है ये पुरानी बॉल के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? ट्वाइस उसकी फोर्स कर देगी। मीन्स अगर हम उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, तो न्यू बॉल का हम फोर्स जो है वो पुरानी बॉल के कंपैरिजन डबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अब हमने इमेजिन करना है कि जो ओरिजिनल बॉल है वो मूव करेगी ओरिजिनल एक्सेलरेशन से डबल एक्सेलरेशन पे, तो उस केस में उसकी फोर्स जो है वो भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, ठीक है। इट अगेन हैव ट्वाइस द फोर्स ऑफ द बॉल एट द ओरिजिनल एक्सेलरेशन। उस ओरिजिनल एक्सेलरेशन पे उसकी फोर्स क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। उसके बाद है जितना ही हम ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देंगे उसकी फोर्स भी क्या होगी? डबल। अगर एक्सेलरेशन करेंगे डबल तो भी उसकी फोर्स क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो इफ़ यू डबल मास, अगर हम दोनों को कर रहे हैं, मास और एक्सेलरेशन दोनों को ही हमने डबल कर दिया, मीन्स m को हमने 2m किया और a को हमने 2a किया, तो फोर्स इसकी क्या हो जाएगी?
4 गुना ज़्यादा, 4 टाइम्स, मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रपल, ठीक है। डबलिंग द मास एंड एक्सेलरेशन, फोर्स विल बी क्वाड्रपल, फोर्स इसकी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर क्या होगा अगर हम उसका मास डिक्रीज कर दें, पहले हमने डबल किया था, अगर हम मास को हाफ कर दें तो अब जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी उसका हाफ। तो F इज इक्वल्स टू एम ए का बेसिकली मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फोर्स है वो कहाँ से आ रही है, उसके मास और एक्सेलरेशन से। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव है। मैसिव एग्जांपल हमने ली है ग्लेशियर। ग्लेशियर का मास क्या होता है, हाई, और उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही धीरे धीरे चेंज होती रहती है, मीन्स लो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इट कैन स्टिल हैव ग्रेट फोर्स, बट उसको फिर भी बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ग्लेशियर को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, ठीक है। एक आइस ग्लेशियर होता है वो स्टेबल होता है क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, बट वो धीरे धीरे अपनी स्पीड चेंज करता है विद लो एक्सेलरेशन। अब ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसका मास तो बहुत ज़्यादा है बट एक्सेलरेशन क्या है उसकी, बहुत लो, तो स्टिल उसको क्या करना पड़ता है, ग्रेटर फोर्स देनी पड़ती है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास बुलेट की। कई बार क्या होता है, बहुत ही छोटा जो बुलेट है उसका मास बहुत लो है, तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही क्विकली चेंज हो सकती है विद हाई एक्सेलरेशन, ठीक है। मीन्स अगर मास ज़्यादा है तो लो एक्सेलरेशन के साथ स्पीड चेंज हो रही है, अगर यहाँ पे मास कम है तो हाई एक्सेलरेशन के साथ उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, वो भी क्विकली, जैसे कि एक बुलेट हो गई। तो बुलेट के पास स्टिल ग्रेट फोर्स होती है, कई बार तो वो अपनी स्पीड को बहुत ही स्लोली चेंज कर लेती है अगर हम उसको फोर्स वीक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट मास का। इसके बाद है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन के लिए हमारे पास इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी एक्शन करना हो तो उसको फोर्स देनी पड़ेगी और वो फोर्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट। अब यहाँ पे एक जस्टिफिकेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए। अगर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो जो फोर्स ऑब्जेक्ट 1 से एक्सर्ट होगी ऑब्जेक्ट 2 पे वो इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। किसकी ऑपोजिट होगी, टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट 2 ऑन ऑब्जेक्ट 1। अब यहाँ पे हम ये एग्जांपल देख सकते हैं, एक पर्सन है वो रोप को अपनी तरफ खींच रहा है तो वो क्या लगा रहा है, फोर्स, और दूसरा पर्सन भी क्या कर रहा है, फोर्स, रोप को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, वो भी क्या लगा रहा है, फोर्स। तो अब ये जो फोर्सेस लग रही हैं दोनों इक्वल तो लगा रहे हैं, बट कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ए है उसके ऊपर फोर्स लगी इज इक्वल्स टू बी के ऊपर लगी, बट हमने यहाँ पे लगाया नेगेटिव साइन, और इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ऑपोजिट, कि फोर्सेस लग तो इक्वल रही हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। आफ्टर दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ, फर्स्ट केस में F12 मे बी कॉल्ड F12 हम ये कहेंगे कि ये एक्शन फोर्स है, ठीक है, हमेशा नहीं कहेंगे, मतलब यहाँ पे हमने कंसिडर किया इसको कि F12 इज एक्शन फोर्स एंड F21 इज रिएक्शन फोर्स, ठीक है, कि बॉडी 1 जो बॉडी 2 पे फोर्स लगा रही है वो है एक्शन, फिर बॉडी 2 ने जो बॉडी 1 पे लगाया वो है रिएक्शन। एक्चुअली जो फोर्स है वो एक्शन भी हो सकती है और रिएक्शन भी हो सकती है, एंड एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगे। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि ये फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट 1 लगा रहा है 2 के ऊपर और यहाँ पे ये 2 लगा रहा है 1 के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ की जस्टिफिकेशन। नाउ वी विल कंसिडर 2 एग्जाम्पल्स। 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। What happen if you are standing on a skateboard or a slippery floor and push against a wall? क्या होगा अगर आप एक स्केट बोर्ड के ऊपर खड़े हो, ठीक है, ये स्केट बोर्ड है, क्या होगा अगर इसके ऊपर आप खड़े हो या फिर एक स्लिपरी फ्लोर के ऊपर खड़े हो।
ठीक है, एंड पुश अगेंस्ट अ वॉल, और आप वॉल के अगेंस्ट पुश हो रहे हो, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करने लगोगे, ठीक है, मीन्स अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल को पकड़ के आप अपने आप को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे, स्लाइड करोगे। क्यों? बिकॉज यू पुश्ड ऑन द वॉल, आप तो वॉल को पुश कर रहे हो, पर वॉल क्या कर रही है, वो आपको बैक पुश कर रही है विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। इक्वल और ऑपोजिट फोर्स में आपको पुश कर रही है, जिसकी वजह से आप गिर भी सकते हो। सेकंड है, कई बार हम कहते हैं कि हमारे पैर में ठोकर लग गई, ठीक है, जनरली तो ये होती है हमारी टो, जो एकदम से हम जब उसको किसी चीज़ में हिट करते हैं तो हमारे उतनी ही ज़्यादा वो हर्ट होती है। तो ऐसा क्या रीज़न है, वाई डज इट हर्ट सो मच व्हेन यू स्टब योर टो? क्यों इतना हर्ट होता है जब हमारी टो किसी के बीच, किसी चीज़ के, किसी ऑब्जेक्ट के बीच बजती है? मान लो आपकी जो टो है वो किसी रॉक में जाके ज़ोर से लगी, तो हुआ क्या, आपकी टो ने एक फोर्स एक्सर्ट की रॉक के ऊपर, और रॉक ने क्या किया, इक्वल फोर्स बैक आपके टो के ऊपर एक्सर्ट की। तो जितना हार्डर आप अपनी टो को रॉक के अगेंस्ट हिट करोगे, उतनी ही फोर्स के साथ रॉक जो है वो आपके टो को बैक फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिससे कि आपकी जो टो है वो ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। सो नाउ वी विल रिव्यू द चैप्टर। क्या क्या हमने आज पढ़ा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हमने क्या रीड किया कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो मोशन और रेस्ट में रहेंगे जब तक उनको कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स प्रोवाइड नहीं होती। न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है कि फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन के। न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसमें हमने क्या रीड किया कि कोई भी अगर एक्शन हो रहा है तो उसमें इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होगा। अब इस चैप्टर में कुछ वोकैब थी जिसको हमने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे एक ओवरव्यू उस वोकैब का भी देंगे, जैसे कि इनर्शिया। इनर्शिया क्या था? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कि कोई भी स्टेट ऑफ मोशन में उसके चेंज आ रहा है तो वो उसको रेजिस्ट करे। सेकेंड इज एक्सेलरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, या कोई भी मेजरमेंट कि कितनी क्विकली कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर रहा है, या फिर दोनों चेंज कर रहा है। थर्ड इज वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है जब वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्थ इज फोर्स। फोर्स क्या है? कोई भी स्ट्रेंथ, कोई भी एनर्जी, पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। So these are the vocabs of this chapter. So students, I want to share one thing with you. This is all about Newton's law. So if you want to take online or offline tuition, then you can send the message in comment section, and if you have any query, then you can also send your questions in my comment section. And we are providing tuitions for physics, chemistry, bio, accounts and English, and for 1st to 10th all subject, and we are giving special coaching for NEET and NDA. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon.